दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द सुना है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग टाइम का भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी का भी कर सकते हैं, अपने सिलेबस का कर सकते हैं, अपने घर का कर सकते हैं, अपने रूम का कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है वो आप लोगों को अब कम दिक्कत करेगी और आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और बहुत सारी एनर्जी आप लोग के अंदर बची रहेगी जो पहले फालतू की चीज़ों में लग जाती थी। तो इसको बेसिकली मैनेजमेंट की हेल्प से चीज़ों को कम किया जा सकता है। अब मैंने लाइफ में एक छोटा सा फंडा अपना रखा है। वो फंडा क्या है? वो फंडा ये है, अगर आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोग भी अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाते हुए अपने आप को मैनेज करते हुए पाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। फंडा बेसिकली ये है कि जिंदगी में एक तो वो इंसान होता है जिसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत आ जाए उसको लेकर वो परेशान हो जाता है। दूसरा वो इंसान होता है कि वो उन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान होता है कि जिसमें वो कुछ सही कर सकता था पर लेकिन कर नहीं पाया, यानी कि उसके हाथ में थी चीजें और वो उसको ठीक नहीं कर पाया, उन चीजों के लिए परेशान होता है। और एक वो इंसान है, चाहे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो इस धरती पर, जो भी उसको टेंशन दिख गई उसको लेकर वो परेशान हो जाता है। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, यार ये ऐसे क्यों आ गया, ठीक है। कुछ भी अगर ऐसी चीजें हो जाए, कहीं पर कोई वोल्केनो फट गया, लोगों की जान चली गई कि यार ये कैसे हो गया, मतलब उसको लेकर वो इरिटेट हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक वो इंसान है, ठीक है। तो इसमें दोनों इंसानों में क्या डिफरेंस नजर आएगा आप लोगों को? जैसे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, जो चीजें मुझे लगती है कि ये चीजें मेरे हाथ में थी, ये चीजें मैं नहीं कर पाया, तो मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए कि कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे आज एक पेपर लगाना था, ठीक है, मुझे आज किसी को पढ़ाना था, ओके, मुझे आप अपनी एक्सरसाइज करनी थी। ये वो चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, पर लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये चीजें मुझे कई बार अपने आप पे गुस्सा दिलाती हैं कि यार ये वो चीजें हैं जो मेरे हाथ में थी और मैं कर सकता था। पर लेकिन अगर जैसे कि मैंने बोला अभी अर्थक्वेक आ जाए, मेरे हाथ में तो ये है नहीं कि अर्थक्वेक आएगा या रुकेगा। हाँ, ये इतना किया जा सकता है कि अर्थक्वेक आए तो क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलनी है, तो वो चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो जो चीजें अपने हाथ में हैं उन चीजों को लेकर परेशान होना आप लोगों के लिए लाजमी है। जो चीजें हाथ में नहीं है उनको लेकर अगर परेशान रहोगे तो आधे से ज्यादा जिंदगी जो है वो परेशानी में बीत जाएगी। तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए, उन्हीं चीजों के लिए परेशान नहीं यार जो आप लोगों के हाथ में जो सही कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्सीडेंट, एक पर्टिकुलर पर्सन का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप लोग उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाना आप लोगों का काम है, ठीक है। अब आगे काम हो गया डॉक्टर का उसको बचाने के लिए, उसकी डेथ हो गई, आप लोग उसको लेकर मतलब अपने आप पे बैठ गए, यार मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। आप लोगों ने कोई गलती नहीं की, टाइम पर आप लोग उसे हॉस्पिटल पर लेकर चल गए, जितना अरेंजमेंट आप लोग कर सकते थे तो आप लोगों ने किया, तो फिर आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हाँ, वो इंसान रोड पर पड़ा हुआ है और आप उसको देखने के बाद में छोड़कर चले गए और फिर आप लोग बोल रहे हैं यार वो इंसान को बचा सकता था, तो आप लोगों ने गलत काम किया। उस टाइम पर उस इंसान को आप लोग कम से कम हॉस्पिटल पर ले जा सकते थे ताकि हो सकता था उसकी जान बच जाती। तो सेकंड वाली जो चीज है वो आप लोगों को नहीं करनी है, जो आप लोगों के हाथ में है, जो सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं उसको आप लोगों को जरूर इंप्लीमेंट करना है। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। कल एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर आपकी जो आवाज़ है वो बहुत कम आ रही है, और उसके ऊपर पूछा भी गया कई सारी बातें और जो चीज़ें थी कई सारी थी। तो देखिए कल जो रीज़न था मैंने आप लोगों को बताया भी था, कंडीशन जो थी बेसिकली ये बन गई थी कि पहले दिन जो था, यानी कि कल से जो पहले दिन था, मैं पूरा रात में सोया नहीं था। मैंने कहा थोड़ा एडवांस काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा बाहर, ठीक है, बाहर यानी कि कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसकी वजह से हॉस्पिटल में जाना था। तो फिर जब वहाँ पे पहुंचा तो मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत मतलब कि रेस्ट मिल जाएगा, पर लेकिन रात भर में मैं सो नहीं पाया। तो लगभग 30 से 40 मिनट, लगभग 30-32 मिनट आप लोग बोल सकते हैं मेरी आंख लगी, ठीक है। तो इसके बाद में फिर पहली रात में ढंग से सोया, 3-3.5 घंटे सोया, फिर अगली जो रात थी उसमें भी नहीं सोया। तो जब मैं न्यूज़पेपर बना रहा था तो मेरा सर जो था वो घूम रहा था थोड़ा, ठीक है। चीज़ें जो है मैं ढंग से मतलब वो नहीं कहते कि एक तरीके से चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था ढंग से, तो वो वाली दिक्कत देखने को मिल रही थी, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। तो अभी 2-3 दिन ये प्रोसीजर चलेगा, अभी इसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बीमारी चली रही है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है इधर उधर चल रही हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर फिर भी आप नॉर्मल कैसे हो? तो यार देखिए मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो मेरे हाथ में है मैं वो कर सकता हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। अगर जो मेरे हाथ में नहीं है उसको लेकर मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी ये हो रहा है, तो फिर उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मतलब मुझे कहीं अगर होना चाहिए, मैं वहां पे हूँ, अब मैं वहां पे हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरी कर रहा हूँ। अब बाकी का जो काम करेगा वो जिसके हाथ में है वो करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
तो मैं साथ में अपना काम भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मेरे हाथ में है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए चीज़ों में आप लोग अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, भले ही कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। आप लोग अपने आप को थोड़ा सा उन्हें कहते हैं कि एक अपने आप को एक नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग अपना एक काम पर फोकस कर सके, अपने आप को मैनेज कर सकें, वरना बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी। कई सारे बच्चे जो थे इसको लेकर परेशान हो रहे थे कि सर आवाज़ बहुत कम आ रही है यार चीज़ें ना रिकग्नाइज नहीं कर रहा सर ना, बिल्कुल मैंने कहते हैं। फिर भी मुझे लगा लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाता तो फिर मुझे ज़्यादा इरिटेशन हो जाती, क्योंकि जो मेरा काम है वो चलता रहना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए, उससे माइंड को सेटिस्फेक्शन रहता है। बाकी तो सारी चीज़ें यार देखो चलती रहती हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है ये थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, कोशिश करेंगे काफ़ी कुछ डिस्कस करें। ठीक है, कल के तरीके से नहीं, कल जो चीज़ें हो गई थी तो उसके लिए सॉरी यार देखिए हो जाती है कभी कभी चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कुछ डिफेंस की एक्सरसाइज है जो आप लोगों को बतानी है, कुछ तो मैं बताऊंगा, कुछ आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। पहले डिफेंस एक्सरसाइज है शक्ति। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, दूसरी है गुरुड़ा शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। तीसरी है हरिमाओ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। चौथी है मैत्रा शक्ति, ये आप लोगों को बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज आप लोग को कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि सबके नाम के आगे शक्ति लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, और खासकर एग्जामिनर का पर्पज ये होता है कि आप लोग किस तरीके से कंफ्यूज किया जाए, उनका काम होता है कंफ्यूज आना। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है, फिर वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, और कुछ चीज़ें आप लोग की बची हुई हैं जो मुझे पता है, उनकी टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे टाइम होगा मैं कवर कर लूँगा, तो वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी से न्यूज़पेपर का लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। सबसे पहले तो जो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो खासकर देखा जाए तो देश के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, पर लेकिन इसके अपोजिट अगर जाएंगे तो नंबर ऑफ डेथ जो है वो बढ़ गई है। पहली बार हमारे देश में कोविड-19 की वजह से 4,500 का आंकड़ा क्रॉस किया गया डेथ के मामले में, वरना अब तक तो नॉर्मली 3,000 चल रही थी, फिर 4, अब 4.5 हो गया। यानी कि अगर बात की जाए अब तक हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ अभी देखने को मिल रही है। अगर बात करें यूएसए से भी ज़्यादा है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा है, और मैक्सिको से भी ज़्यादा है, यानी कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं उन डेथ्स की बात कर रहा हूं जो डेली हो रही हैं, यानी कि कल जो हमारी कंट्री में लोगों की जान गई उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो कल हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई कोविड-19 की वजह से। तो ये वो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि 4,529 था। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को मेडिकल सप्लाई प्रॉपर वे में तैयार नहीं की गई, उसके लिए कुछ को जो आप लोगों को पता है कि वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि और भी कोई सिचुएशन हो, तो ये उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है वो है नंबर ऑफ जो केसेस निकल कर सामने आए। तो आप लोगों को पता है पहले 3, 3.5, 4 लाख तक जा रहे थे, अब अच्छी बात यह है यहाँ पर ये घटकर 2.5 लाख तक केस आ गए हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते सिचुएशन को हम लोग नॉर्मल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर महाराष्ट्र, और जो नंबर ऑफ डेथ है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करें तो पहले नंबर पर आप लोग को महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पे तमिलनाडु देखने को मिला। और इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वहाँ पे 4,500 बताएं, यहाँ पर 3,600 है। ये टाइम वगैरह का डिफरेंस है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई किसी टाइम में काउंट कर रहा है तो कोई किसी टाइम में काउंट कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अब फिलहाल मैं काउंट करने लगूँ सुबह 7 बजे से शाम को लेकर। ठीक है, एक काउंट कर रहा है सुबह 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक, तो ये नंबर ऑफ उसकी बात की जा रही है। तो सिंगल डे के बारे में मैंने वहाँ पे बात की। आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसको ब्लैक फंगस का भी नाम दिया गया था। ठीक है, इस ब्लैक फंगस को एक और नाम से जानते हैं, अभी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये डिजीज अभी राजस्थान के अंदर 100 से ज्यादा लोगों में पाई जा चुकी है, तो इसीलिए इस बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। एपिडेमिक पर, लेकिन कोविड-19 क्या हुआ है पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी कि पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे देशों में फैल गया, तो पेंडेमिक। एपिडेमिक जो पर्टिकुलर लोकल एरिया में ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जिन लोगों के अंदर नॉर्मली कोविड-19 की बीमारी है, उसी में एक नेक्स्ट वर्जन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा उस दिन मैंने जो थंबनेल था उसी बीमारी का लगाया था ताकि अवेयरनेस फैल सके, पर कई सारे जो बच्चे थे वो परेशान हो गए थे, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
आप लोगों ने सुना क्या, देखा भी होगा आप लोगों ने, अगर मान लीजिए कोई ब्रेड आप लोग घर पे रख देते हैं लंबे समय तक, उसके अंदर फफूंदी जम जाती है, उसको फंगस नॉर्मली आप लोग बोलते हैं। तो ये जो फफूंदी है ये इसको बर्बाद कर देती है। एक तरीके से ये समझिए कि ब्रेड की क्षमता खत्म हो गई है इस बीमारी को झेलने की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोविड-19 के कुछ मरीज हैं, उनके अंदर स्किन पर या फिर कहीं पर फेफड़ों के अंदर या फिर पेट के अंदर कई जगह ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये जो बीमारी है इसको फंगस बोला गया, क्योंकि ये फंगस नुमा ही एक बीमारी है जो बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है, और इसको म्यूकोरमाइकोसिस का नाम भी दिया गया है। ये बीमारी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए कोविड-19 क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम को बेकार करता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी क्षमता है बीमारी के साथ में लड़ने की, उसको वो खत्म करता है काफी हद तक। तो इसके चलते दूसरी बीमारी जो है वो बॉडी में लगने लगती है, वो अपना जमाव बॉडी के ऊपर करने लगती है। इसमें से ये सी एक यहाँ पर है, ये फंगल इन्फेक्शन। तो ये फंगल इन्फेक्शन अभी देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर काफी लार्ज स्केल पर, और ये मैक्सिमम उन लोगों के अंदर है जिनका इम्यून सिस्टम किसी न किसी रीजन की वजह से खराब हो चुका है। पर लेकिन अभी फिलहाल ये कोविड-19 के मरीज में काफी ज्यादा देखने को ये बीमारी मिल रही है। आप लोगों को एक मोटा मोटा अगर मैं आइडिया दूं, 70 से 80% जो कोविड-19 के केसेस है ना, वो बिना किसी साइड इफेक्ट के ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि पता भी नहीं चलता है, आया और चला गया। कोविड-19 का हवा ज्यादा बन चुका है आज के डेट में, वरना नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए, अगर थोड़ी सी भी हम लोग प्रिकॉशन ले लेंगे तो कई सारी चीजों से बचा जा सकता है। पर लेकिन लोग जो है डर की वजह से, ऐसे भी केसेस देखने को मिले, किसी को पता चला, रिपोर्ट कराई उसने, कोविड-19 है या नहीं, कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, तो हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। समझ रहे हैं आप लोग कि किस लेवल पर लोग जो है इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। अगर दूसरा मैं बात करूं, 20 से 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर 100 लोग कोविड-19 के मरीज हो गए उसमें से 20 या 30 लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से भी बहुत थोड़े ही लोग, मुझे लगता है कि 4-5% ऐसे होंगे जिनको आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं आप लोग इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये आप लोग समझ सकते हैं आंकड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो चीजों को सुनकर ही इरिटेट हो जा रहे हैं, डर में बैठ जा रहे हैं, और आधे ऐसे हैं, ऐसे भी है सुसाइड कर लिया, मुझे बीमारी हो गई, मेरे घर वालों को न लग जाए, ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो भ्रांतियां ज्यादा हैं, ना कि लोग जो हैं उसको एक तरीके से अवेयरनेस हो उनके अंदर। इसीलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊँ, इसलिए बोलता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कोई भी चीज आप लोग ऐसे लगते हैं वीडियो के अंदर वो किसी भी इंसान को फायदा पहुंचा सकती है, तो उस तक वो चीज जरूर पहुंचाइए, या तो आप लोग खुद बताइए या वीडियो के थ्रू आप लोग बता दीजिए, जैसे भी आप लोगों को लगता है, ताकि इंसान के अंदर जो अवेयरनेस है वो होती रहे, क्योंकि अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अभी अगर बात करें, फर्स्ट जो है यहाँ पर वुहान के अंदर केस आया निकलकर, ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था जो ओल्डर एज हो गए, ओबिसिटी यानी कि मोटापा है थोड़ा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली, ठीक है, हार्ट की बीमारी है, सांस की कोई बीमारी है, उन लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये जो बीमारी थी कंट्रोल में ले रही थी कोविड-19, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर लोगों के ऊपर ये इंपैक्ट डाल रही थी। वो आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, तो वो सिचुएशन है। पर लेकिन कोविड-19 का जो नया फंडा भी देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको ब्लैक फंगस बोला गया, ये बहुत ही रेयर बीमारी है, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया बहुत कम लोगों को आईसीयू में ले जाने की जरूरत है, तो उसमें से भी और कम यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों को ये बीमारी लोगों को नजर आएगी, जो कि यहाँ पर एक रेयर तरीके की, रेयर का मतलब ये होता है कि जो बहुत कम लोगों में हो, एक रेयर बीमारी, ठीक है, एक तरीके से। तो फंगल इन्फेक्शन जो है यहाँ पर, ये एक नाम याद रखें, यहाँ पर फंजाई है जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसको बोला गया माइकोसाइट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिल रही है। अभी मैंने बताया पुअर इम्यूनिटी होगी, अनकंट्रोल डायबिटीज होगी, और या फिर किसी को अगर स्टेरॉइड दे दिया गया बहुत ज्यादा है कोई दूसरी बीमारी ठीक करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कैंसर जब होता है कीमोथेरेपी दी जाती है, अगर किसी को कीमोथेरेपी दे दी गई और उसको यहाँ पर बीमारी हो रखी है कोविड-19 वगैरह इस तरीके से, तो उसका इम्यून सिस्टम भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर इंसान के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज हो गया, अगर उसको हम लोग अनकंट्रोलेबल लेवल पर लेकर जा रहे हैं तो तब दिक्कत होती है, अगर हम उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं तब दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी ऐसी बीमारी हैं जिनकी दवाइयां भी हैं और इनको बचाया भी जा सकता है इनसे रिलेटेड लोगों को, बस थोड़ा सा लोगों के अंदर खौफ ना रहे, ठीक है। तो ये खौफ कैसे नहीं रहेगा, जब उसके बारे में समझ पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है, तब उनके अंदर खौफ नहीं रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, 26 बॉडीज अभी रिकवर की गई यहाँ पर, ये मुंबई से यहाँ पर, और 49 मिसिंग अभी चल रही हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये ऐसी क्या सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ गई, तो क्यों ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली अभी एक साइक्लोन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ताउते। ये साइक्लोन यहाँ से चला, इधर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ से होता हुआ ये साइक्लोन इधर से होता हुआ
अब यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ही पहुंच गया है। आप लोग अगर आसपास वाले रीजन में रहते हैं यहाँ पर इस रीजन में, तो आप लोगों ने देखा होगा काफी लार्ज स्केल पर इस रीजन में बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अभी फिलहाल तो आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर की सिचुएशन ऐसी है कि फिलहाल नॉर्मली मानसून हमारी कंट्री में एंट्री नहीं किया है। अभी हम लोग 20 मई में है। मानसून जो आएगा वो एंड ऑफ मई या फिर जून के स्टार्टिंग में आता है, पर फिर भी लगातार बारिश हो रही है। तो ये लगातार जो बारिश हो रही है इस साइक्लोन की वजह से हो रही है, जिसका नाम है तोयोथिक, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम, ये म्यांमार के द्वारा इसका साइक्लोन का नाम दिया गया और इसका मतलब होता है छिपकली, यानी कि छिपकली के नाम पर इसका साइक्लोन का नाम दिया गया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है और भी कई सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते कई सारे लोगों की अभी बॉडी रिकवर की जा रही है, कई सारे लोग मिसिंग हैं क्योंकि ह्यूज बारिश अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बोल सकते हैं। कोविड-19 की जो अभी बोला गया कि यहाँ पर बेसिकली जो मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोविड-19 की बीमारी हो चुकी है और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वहां से रिकवर कर चुका है, तो अब वैक्सीनेशन हमारे देश में चल रहा है, तो बोला गया है कि कम से कम 3 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन आप लोगों को करना है, उसको वैक्सीन देनी है। तो ये यहाँ पर भी एक गाइडलाइन निकल कर आ गई है। सेम फंडा बोला गया है प्लाज्मा वाले के लिए। अगर किसी को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट थी और किसी ने किसी को प्लाज्मा दिया ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए बीमारी से लड़ने के लिए, तो उसको भी 3 महीने का टाइम यहाँ पर देने की बात की जा रही है। तो एक्सपर्ट की माने तो वो ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज किया जाए। ऐसा नहीं है कि हफरा तफरी में हम लोग कुछ और कर बैठे और ये बीमारी और ज़्यादा एक लाइलाज बीमारी की कंडीशन में आ जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे की जा रही है, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों से अगर पूछूं तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। अभी यहाँ पर तेजस्वी साहब जो हैं, जो बिहार से आते हैं, इनके द्वारा अपना जो रेजिडेंट है वो एक मिनी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप लोग सोचिए हमारी कंट्री में कितने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितने हमारी कंट्री में एमएलए हैं, यानी कि विधायक और सांसद कितने हैं। अगर सारे सामने आते निकल कर और कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते तो कितने लार्ज स्केल पर लोगों की जान हम लोग बचा सकते थे। क्योंकि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पास में इतने तो रिसोर्सेज होते हैं कि वो आसानी से अपने एरिया में एक छोटा सा एक हॉस्पिटल बना सकता है टेम्परेरी तौर पर, जिसमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की वो पूरी कर सकता है। पर लेकिन सब सामने निकल कर नहीं आते हैं, तो इसी के चलते यहाँ पर ये बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि करना चाहिए था पॉलिटिशियन को, कि सब पॉलिटिशियन जैसे कि अभी सोनू सूद साहब जो हैं वो लगे हुए थे और सारे एक्टर्स जो हैं अगर वो सामने आ जाते निकल कर तो कैसा होता। तो ये वो चीजें हैं कि दिक्कत के टाइम पर सारे एक साथ खड़े हो तो वो वाली चीजें अच्छी रहती हैं, पर लेकिन नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो यही एक मुझे लगा कि यार कम से कम सारे पॉलिटिशियन अगर आते तो कितना अच्छा रहता, ठीक है। अभी व्हाट्सएप के बारे में बात की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा अब व्हाट्सएप के साथ में उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी गई है। व्हाट्सएप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया हमारी कंट्री के साथ में। डेटा शेयरिंग की भी बात की जा रही थी। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट्सएप में जो भी डेटा है, जो फेसबुक के द्वारा बोला गया कि हम लोग उसको यूज करेंगे, तो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की गई, बाकी कहीं पर ढंग से इसको परमिशन नहीं मिली। तो अब यहाँ पर हमारी कंट्री में व्हाट्सएप को 7 दिन दे दिए गए हैं कि जो पॉलिसी आप लोग ये लेकर आ रहे हो ना, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, तो सेंटर ने बोला है 7 दिन के अंदर अंदर सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये अभी एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो मैं तो यार यही बोलूँगा, व्हाट्सएप जो है अगर आप लोग यूज़ भी करते हैं तो उसको ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए जो आप लोग की सिक्योर इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ठीक है। मेरा क्या रहता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई बोलता है कि यार ये चीज़ मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पे हो गया, तो मैं उसको पहले मना करता हूँ। क्योंकि मैं व्हाट्सएप क्या करता हूँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है उसको इंस्टॉल कर लिया और फिर से उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे मतलब एक तो यार जरा सी देर में मतलब आदमी जो है उसको माइंड में रखता है कि अच्छा व्हाट्सएप होगा, किसी ने किया होगा, कोई परेशानी कुछ और, तो वो सारी चीज़ें साइड में करो। जिसको दिक्कत होगी अपना फ़ोन कर लेगा, आराम से बात कर लेना, ठीक है। मिस कॉल पड़ी रहेगी, उठाकर देख लेना, व्हाट्सएप पे लिखे हो, रिप्लाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। 2 सेकंड में बात करके साइड में रखो। तो वो वाली चीज़ें, तो इसलिए चीज़ों को क्वांटिटी से चिपको मत, उनसे जितना जरूरी है उतना यूज़ करो, फिर बाद में साइड में फेंको उठाकर, ठीक है। तो वो ये चीज़ें मतलब ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मतलब मैं पर्सनली ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है तो आप लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देखिए, पर हाँ अपनी प्राइवेसी का जरूर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली जो कि बहुत सारे लोगों को बचाया जा रहा है। तो इसमें IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, उसने वार्निंग जारी की थी पहले, ठीक है, कि लो प्रेशर रहने वाला है। अभी यहाँ पर ये जो ताउते साइक्लोन है ये अलग अलग एरिया में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो नेवी पर्सनल जो है उनके द्वारा INS कोच्चि की हेल्प से बहुत सारे लोगों को बचाया गया। साइक्लोन की जो डेथ है ONGC के द्वारा, जो बेसिकली अभी जो कंडीशन जो देखने को मिल रही है यहाँ पर अभी साइक्लोन की वजह से,
तो ओएनजीसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने प्रॉपर वे में चीजों को इन्फॉर्म नहीं किया। मान लीजिए देखिए आप लोगों में कहीं भी लेकर जाता हूँ, ठीक है, और वहां पर पता चला आसपास में कोई मधुमक्खी का छत्ता है और जाकर उसके ऊपर कोई कंकड़ पत्थर फेंक दी, मैं ही फेंक दूं जाकर, ठीक है, सबको वहां पर खा जाएगी मक्खी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी थी, तो मैंने ही वहां पर हरकतें कर दी। तो ये चीजें होती हैं, कम से कम अगर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ है चीजें तो उसको निभानी चाहिए, पर लेकिन ऐसा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही हैं। तो हल्का सा याद रख सकते हैं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं की, पर हाँ फिर भी ये अभी फिलहाल हमारी कंट्री की नेवी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। पीएम केयर के अंदर जो भी फंड है कोविड-19 से रिलेटेड, उसके बारे में फिर से ली गई है यहाँ पर कोर्ट के अंदर कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। इसको बोलते हैं, बेसिकली फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को अब तो याद हो ही गई होगी। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जो सिटीजन असिस्टेंस टू रिलीफ जो होता है इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये 27 मार्च को क्रिएट किया गया था 2020 में। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा काफी फंड इकट्ठा किया गया, पर लेकिन लोगों को इस फंड के बारे में बताया नहीं गया, मना कर दिया गया इसके बारे में डिटेल बताने से। तो फिर से कोर्ट में पहुंचा जा रहा है कि यहाँ पर पता होना चाहिए कि फंड की डिटेल्स कहाँ पे जा रहा है, कितना यूज हो रहा है, तो वो तो पता होना चाहिए कम से कम लोगों को। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। आप लोगों को ये बताना है इसके चेयरपर्सन के साथ में और भी कई सारी इसमें हमारी मिनिस्ट्री इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि वो मिनिस्ट्री कौन सी है एज ए मेंबर के तौर पर इसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। इतना मैं बताता हूँ आप लोगों को कि 3 मिनिस्टर हैं जो यहाँ पर मेंबर है इसके। जो चेयरमैन है वो है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो जो मिनिस्टर हैं उनमें से कम 2 का नाम चलिए आप लोग बता दीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को 2-3 बार ये पढ़ा चुका हूँ, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दी गई थी, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये पीएम केयर फंड में अगर पैसा देते हैं ना तो इनकम टैक्स लगेगा, और ना ही अगर आप लोग कॉर्पोरेट सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट जो हाउसेज होते हैं वो पैसा देते हैं उनके ऊपर भी उसका टैक्स नहीं लगेगा, उसको भी छूट मिलेगी। तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और माइक्रो फाइनेंस की मतलब माइक्रो डोनेशन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं 10-10 रुपए तक का भी। तो ये एक जरूरी था, पर लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो लोगों को इरिटेशन हो, यार पैसा दे रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में अगर बात करूँ मैं आप लोगों से, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है एफसीआरए के बारे में। इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी कंट्री में होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये सारी एफसीआरए वाली जैसी चीजें आती हैं। अगर बाहर से कोई हमारी कंट्री में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, उनको पैसा देता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि वो पैसा कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। पता चला जैसे कि बम ब्लास्ट करवा दे कहीं पर, वहां पर पैसा जा रहा है, तो सारे ये पैसे की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार यहाँ पर कई सारी एनजीओ गलत तरीके से पैसे को इस्तेमाल करती है। तो इनके द्वारा बोला गया कि एसबीआई की जो ब्रांच है दिल्ली के अंदर, उसमें आप लोग को अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, दिल्ली की ब्रांच के अंदर में, और वहां पर पैसा आएगा तो वो वहां से आप लोगों को पैसा लेना है, जिसका भी पैसा बाहर से आना है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 17,000 जो 611 एनजीओ को बोला गया। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो फिर आप लोगों के जो बेसिकली लाइसेंस वगैरह उसको रोका जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, जो भी करना है। तो 31 मार्च तक का डेट थी यहाँ पर, अब डेट चली गई है। तो इसमें से 17,000 की अगर बात की जाए, इसमें से बेसिकली जो जितनी भी एनजीओ थी तो 22,000 है, तो 22,000 में से 17,000 के द्वारा यहाँ पर फॉर्म वगैरह भर दिया गया सारी चीजें, और यहाँ एसबीआई के द्वारा 78% के अकाउंट यहाँ पर खोल भी दिए गए। पर लेकिन क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये है कि कोविड-19 के चलते एनजीओ बहुत सारी काम करती है, कोई हेल्थ के लिए काम करती है, कोई एजुकेशन के लिए काम करती है, तो अब तो थोड़ी उनको रियायत मिलनी चाहिए थी। तो ये कोर्ट में पहुंच गई कि ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है, तो ये ऐसा कैसे चलेगा भैया। तो यहाँ पर जो बात होगी, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि यार इसको थोड़ा इनको छूट दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो छूट दी है उसको 30 जून तक का यहाँ पर इनको छूट दे दी गई है, ताकि अपना अकाउंट वगैरह मैनेज कर सके, ठीक है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि अभी कर्नाटक के द्वारा स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है किसानों के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे रेडी लगाने वाले, झोपड़ी वाले, ठीक है। तो अगर कोई काम करते हैं तो उनके लिए बेसिकली कुछ फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती है, ताकि कोविड-19 के चलते उनकी जिंदगी जो है वो बची रहे, ठीक है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि मैं अपनी राय बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ। कोविड-19 की वजह से जिनकी भी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, कांग्रेस बोल रही है अभी यहाँ पर कि उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए देने चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे लोगों की जान चली गई है, 5-5 लाख रुपए देना ये क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पर लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये है, मैं ये तो बात नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा किसी को दो, पर हाँ ये जरूर बोलूंगा कम से कम इतना तो मिनिमम जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 में जिसकी भी डेथ हुई है
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ हो गए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों की कम से कम एजुकेशन और हेल्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर लेनी चाहिए, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाकर, जिसमें दोनों ही काम करेंगे मिलकर। अब क्या क्या उसमें पोर्शन रहेगा तो अपने आप डिसाइड कर लेंगे, तो वो होना चाहिए कम से कम, ताकि आगे चलकर ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य बना रहे। अगर इनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया तो आगे चलकर ये सोसाइटी में हो सकता है गलत राह पर पड़ जाए और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। तो वो यहाँ पर एक अच्छा तरीका होगा। आप लोगों की क्या राय, आप लोगों से कोई सजेशन अगर मैं मांगू तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग अपना सजेशन जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इजराइल को बोला है कि यार सुधर जाओ, बहुत नौटंकी हो गई, वरना फिर हम सुधार देंगे। यानी कि इजराइल को अभी बचा लिया गया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जब यहाँ पर यूएन के अंदर जो भी बातें चल रही थी, तो इजराइल जो है अब यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू साहब, और इसी के साथ में जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अच्छा, जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है आप लोगों को पता है? डोनाल्ड ट्रंप के बाद में, बहुत बार बता चुका हूँ, चलिए ट्राई कर लीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, कौन से नंबर के ये हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में है। हमारी कंट्री में कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने अभी, ठीक है, जो अरमने साहब बने हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी यूएसए के द्वारा बोला गया कि कोवैक्स में काम करेंगे। कोवैक्स क्या है यहाँ पर? ये कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, यानी कि जिन लोगों, जिन कंट्री के पास में पैसा नहीं है कोविड-19 के लिए पे करने के लिए, उन कंट्री को हेल्प की जाएगी। और 80 जो मिलियन के करीब यहाँ पर बात की जा रही है, इनके द्वारा लोगों तक ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आने वाले टाइम पर जो कोविड-19 के लिए जूझ रही हैं जो बेसिकली कंट्री जिनके पास में फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाएगी। तो 80 मिलियन डोजेज यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है कोवैक्स के तहत। तो देखते हैं किसको कितनी फैसिलिटी मिल पाती है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ताकि लोगों तक एक हेल्प यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, और जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, मिलकर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट इन चाइना में लगा रहे हैं। तो रसिया हेल्प कर रहा है, ठीक है। बुल्ट यहाँ पर ताइवान के अंदर भी, और भी कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। तो बेसिकली तियानवान, ठीक है। तो आज की डेट में अगर बात करें तो कंडीशन ये है, रसिया और चाइना जो है वो बिल्कुल एक थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पर दोनों की साठगांठ चल रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे नॉर्मल होती है आगे चलकर। दोनों एक नया ग्रुप बनाकर बैठ गए हैं। आगे बात की जाए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा रीओपन कर दिए गए बॉर्डर। यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको ग्रीन लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया 7 नेशन को। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 मेंबर हैं। तो कोविड-19 के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, तो अब उनको थोड़ा सा ढील दी जा रही है उन रिस्ट्रिक्शन में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर गाज गिर रही है। यहाँ पर अभी क्रिमिनल प्रोब की बात की जा रही है, जो सी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, उनके द्वारा काफी उल्टी सीधी हरकतें की गई, ठीक है। तो उसी के चलते देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है। बाकी चाइना जो है उसके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया यूएसए की नेवी, जो ताइवान स्टेट से होकर गुजरी। रीजन क्या है? रीजन ये है चाइना इसको अपना पार्ट मानता है, पर यूएसए जो है उसको चैलेंज करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो चाइना और जो ताइवान के बीच में जो स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां से ये होकर गुजर गए, तो उसके चलते इनको इरिटेशन हो गई। ये देखिए, ये हो गया चाइना, ये हो गया छोटा सा ताइवान, तो यहाँ पर ताइवान स्टेट है, तो यहाँ से वो गुजर गए और यूएसए से हरकतें करने में माहिर है, तो वही हरकतें इसके द्वारा की गई है, जिसके चलते यहाँ पर चाइना जो है वो गुस्सा हो गया है। आइए अब आर्टिकल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद में फिर यहाँ पर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, अभी मराठा रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, तो उसके बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर हम लोग एक नजर डालेंगे। आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अगर बेसिक क्वेश्चन भी कोई एग्जाम में बने तो आप लोगों से नया बचे, ठीक है। वर्कर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उनको इग्नोर कर दिया गया हमारी कंट्री में पहले भी और अब भी कहीं ना कहीं, तो उसको ये कोविड-19 के चलते उसी के बारे में बात की जा रही है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या है इन्फ्लेशन, कैसे बढ़ता है, कौन कौन इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगा। केरला के अंदर अभी इलेक्शन में नई गवर्नमेंट चुनकर आ गई। जो नई गवर्नमेंट चुनकर आई है उसमें मैक्सिमम जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में रखी है। देखिए कई बार ऐसा होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, इसी के साथ में हो जो राज्य के अंदर, जैसे कि होम मिनिस्ट्री होगी राज्य की खुद की जो हेल्थ है, ठीक है, इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसके हाथ में ज्यादा पावर है, कई बार चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में रख लेते हैं। तो ये कई बार बुरी कंडीशन देखने को मिलती है कि दूसरों को पावर देने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। तो उसी को एक एनालिसिस किया गया, गलत चीजें हैं वो सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर वैक्सीन पॉलिसी, हमारी कंट्री में क्या चेंज किया जा सकता है, क्यों गलत देखने को मिल रही है, तो थोड़ा समझेंगे इसके बारे में भी।
इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। देखिए पिछले कुछ समय में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफी ज्यादा बर्बाद हो गए। तो पहले तो आप लोगों को पता है पुलवामा अटैक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिर हमारे द्वारा की गई, और भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट पास्ट में देखने को मिले जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो लोवेस्ट लेवल पर है। पर लेकिन अभी कुछ ऐसी खबर आ रही है कि एक बैकडोर चैनल चल रहा है दोनों के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो उसी के चलते हम लोग उसको आगे लेकर कैसे चल सकते हैं, वही सब बातें हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है ना वो ऐसा है जैसे लट्टू, आप लोगों ने देखा लट्टू घूमता हो कभी, ठीक है, वो क्या है वो कभी भी लुढ़क जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अगर बात करिए चाहे हमारे बारे में बात करिए तो पाकिस्तान में तो खासकर ये बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। बल्कि हमारी कंट्री भी अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया कि दोनों कंट्री एक दूसरे को यूज करती है कई बार पॉलिटिक्स में और कहीं ना कहीं इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो ये अभी हमारी कंट्री में जब इलेक्शन हो रहे थे तभी भी कई बार जिक्र किया गया, उसके ऊपर फिर रोका भी गया कि पाकिस्तान का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो वो सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों से सेंटर के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही सब बातें बोल रखी है कि चीज़ों को सुधारा जा सकता है, दोनों कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, इतना लंबा बॉर्डर टच करता है, लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको फायदा, वो सब बातें यहाँ पर है, ठीक है। ये आर्टिकल के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। अभी रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए 292 सीट के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें से 213 यानी कि 213 सीट जो थी वो जो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है उसने जीती और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनकर आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। अभी फिलहाल जो बात की जा रही है कि 77 सीट जो है यहाँ पर वो जीती गई भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा। तो इसके चलते अभी यहाँ पर ये है कि ये जो एमएलए जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पर ताकि इनके ऊपर कोई अटैक न हो सके। तो ये माना जा रहा है इनकी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में थी। तो अभी 16 जो मेंबर हैं उनको अलग अलग सिक्योरिटी मिल रही थी, तो बचे हुए जो मेंबर हैं यहाँ पर अभी उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ये स्टार्ट कर रहे हैं। और जिसके चलते यहाँ पर ये इनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराएगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्स कैटेगरी की जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो इसमें जो होम मिनिस्ट्री की कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री से कुछ ऑफिशियल देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, दिल्ली पुलिस के रहेंगे सीनियर ऑफिसर, इसी के साथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रहेंगे, जैसे कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स हो गया, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया। तो ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि 77 जो भी एमएलए हैं इनके जो विधायक हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अंदर उनको एक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो बोला जा रहा है बड़ा ही एक अलग तरीके का एक डिसीजन देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, वो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को और सबको छोड़कर बस उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाए, तो ये कितने हद तक सही है। तो काफी दंगे वगैरह भी वेस्ट बंगाल में देखने को मिले। तृणमूल कांग्रेस तो जीत गई पर ममता बनर्जी जी हार गई, फिर वो चीफ मिनिस्टर बनाई गई। आर्टिकल 164 के तहत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 164 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 6 महीने तक आप लोग उसको एक तरीके से मिनिस्टर बना सकते हैं और इवन सीएम भी आप लोग उसको बना सकते हैं, पर फिर उसको या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल से उसको जीत कर रहना पड़ेगा, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो है क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बने, पर लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसको फिर से बनाने की बात की जा रही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्टिंग से ही नहीं है या फिर इनके द्वारा इसको हटा दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था, फिर से लेकर आ रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। 6 ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जहां पर आज के दिन में लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों की दोनों है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी ये कार्टून है, इसको देखेंगे और ये डेटा पॉइंट है, तो ये कहाँ पर कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मली कई राज्यों को छोटे छोटे केसेस के बारे में बता रहे हैं कि गांव में ज्यादा केस बढ़ रहे हैं फिलहाल आज के डेट में, वैक्सीन काफी कम है गांव में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ये कार्टून भी है। कार्टून में क्या दिखाया गया, ये नीचे दिखाया गांव वाला एरिया, ठीक है, और ऊपर दिखाया गया इधर सिटी वाला एरिया। और वैक्सीन कहां पर है ये बोल रहे हैं, ना तो गांव वालों के हाथ में आ रही है और ना ही सिटी वालों के हाथ में आ रही है, यानी कि ना तो गांव वालों के हाथ में आ रही है ना सिटी वालों के हाथ में आ रही है। दवाई आज के दिन में किसी को नहीं मिल पा रही है। तो अर्बन और रूरल जो यहाँ पर तो अभी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के मामले में भी डिवाइड हो चुके हैं, फिर भी दोनों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अभी मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इसमें बोलता गया कि दवाई के बारे में बात की जा रही थी कि दवाई तो मिल नहीं पा रही है, इसी के साथ साथ में अभी देखिए कंडीशन कई सारी खराब है, ठीक है। अभी यहाँ पर खाना भी नहीं मिल पा रहा है जो सिटीज में लोग रह रहे हैं उनको, तो उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी। तो एक मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है महाराष्ट्र के रिजर्वेशन के बारे में। महाराष्ट्र में क्या किया गया,
ये मराठा जो कम्युनिटी है उनको जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया गया और बोला गया जो 50% की जो सीलिंग है इन जो हमारी कंट्री में इंदिरा साहनी केस के बाद में आई थी तो उसके तहत यहाँ पर ये गलत है, तो इनको हटा दिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी कि ओनली सेंटर को पावर है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी कौन है वो डिसाइड करने का राज्य जो है ओनली वो रिकमेंड दे सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच थी उसने ये डिसीजन दिया, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है इसको संवैधानिक बेंच भी आप लोग बोलते हैं, तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो संविधान से रिलेटेड जो मैटर है उनको सुनेगी वो संवैधानिक बेंच होगी। तो ऐसा ही कुछ है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो मिनिमम 5 तो जज होने चाहिए। क्वेश्चन बन जाएगा, फिर बोले क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखते तो क्वेश्चन का आंसर दे लेते। जो ये बेंच बनाई जाती है ये आर्टिकल 145 के तहत बनाई जाती है। किसके हाथ में पावर होती है अगर आप लोगों से पूछो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है, ठीक है। तो जाके ये बेंच बना सके और संविधान से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको सुन सके। और जब यहाँ पर प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू मतलब 143, आप लोगों ने सुना भी होगा ये। तो यहाँ पर जब बोला जाता है कि आई लव यू यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रेसिडेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट को, बस तुम मुझे बताते रहा करो कि कोर्ट के रिलेटेड जो मैटर हैं उनमें हेल्प करते रहा करो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आई लव यू टू, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो कहने का मतलब यह है अगर प्रेसिडेंट कुछ भी ओपिनियन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर उनको बेसिकली हेल्प करनी होती है। तो ये जो काम होता है ये भी यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंडेशन का रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें भी रोल प्ले करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर बेसिकली ये पावर की बात की जा रही है, ओके। अभी क्या कंडीशन रही है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बोला गया 50% का जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रखा था वो नॉर्मली जो 50% का जो बार है इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो बार रखा गया था उसको पार कर गया। नॉर्मली 50% तो रिजर्वेशन ही है महाराष्ट्र के अंदर। अभी क्या किया गया 16% और दे दिया गया इन्होंने एजुकेशन और जॉब के लिए। फिर इनको लगा ज्यादा हो गया, चीजें गलत तरीके से हो गई तो कोर्ट में मैटर पहुंचा तो उसके द्वारा घटाकर इसको 12 कर दिया और 13 कर दिया। जब ये हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा महाराष्ट्र के अंदर, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा। हाई कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है यार सोशलरी और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं पर 16 मत दो, 12 या फिर 13 दे लो। तो उनके द्वारा ये बात कुछ घटा के बोल दी गई। तो ठीक है ये बोले चलो ठीक है 12 या 13 दे लेते हैं, तो 12 या 13 दिया गया। पर फिर भी अगर 12-13 भी दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर 12 दे रहे हैं यहाँ पर अलग, 12 दे रहे हैं एजुकेशन में और 13 दे रहे हैं जॉब में। तो अगर 50 में आप लोग 12 जोड़ोगे तो फिर भी 62 हो गया और इसी के साथ में जो 62 हो गया और फिर यहाँ पर 63 हो गया जो जॉब और एजुकेशन में। यानी कि अगर इसको भी चल रहा है तो 62 या फिर 63 पहुंच जा रहा है। तो एक तरीके से रिजर्वेशन तो फिर भी यहाँ पर गलत तरीके से पहुंच जा रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में फिर बातें पहुंची। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 1992 में हमारे पास में एक केस आया था, हम लोगों ने बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन मत दो यार, और भी कम्युनिटी है उनके लिए भी कुछ छोड़ दो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी इंदिरा साहनी का जो केस था उसके तहत यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया कि आप लोग इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आखिर अगर बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में तो हमारी कंट्री में एक कमीशन बनाया गया 102 संविधान में संशोधन करके जिसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोला गया। तो यहाँ पर इसका रोल प्ले करने की बात की जा रही है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई माइनॉरिटी है तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सोशली एजुकेशनल की कैटेगरी में तो ये सेंटर डिसाइड करेगा। अभी यहाँ पर इसी को लेकर राइटर ये बोल रहे हैं कि सेंटर के हाथ में पावर दे दी गई है। किसी राज्य के अंदर क्या चल रहा है तो राज्य के हाथ में पावर नहीं चाहिए थी पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये गलत चीज है कि सेंटर के हाथ में पावर दे देना सारी चीजों को लेकर और राज्य को इग्नोर कर देना। तो फेडरल का जो सिस्टम है, संघवाद का जो ढांचा है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता इस पर्टिकुलर एरिया में। आइए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ जिसके बारे में आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। हमारी कंट्री में माना जाता है जो रिजर्वेशन का जो आइडिया है नॉर्मली ये विलियम हंटर और उसी के साथ में ज्योतिराव फुल्ले साहब जो थे 1882 में आया ताकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सके, जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी में हैं उनको आगे लेकर आया जा सके, ठीक है। तो फिर आगे चल के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया। कुछ तो बातें की गई यहाँ पर 1909 के तहत, ठीक है, मोंटे चार्ले रिफॉर्म के तहत यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फिर 1919 में आया चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसमें एंग्लो इंडियन और इसी के साथ में और कई सारे लोगों को यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रोल देने की बात की गई। सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया गया मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, इंडो एंग्लो इंडियन, ठीक है, जो यूरोपियन जो दलित हैं उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया गया। उनको पावर दी गई अलग से कि आप लोग अपने लिए अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बांध दिया गया। आगे चलकर जो गांधी जी थे और जो अंबेडकर साहब थे उनके बीच में एक पूना पैक्ट पर इस चीज को लेकर
कि देखिए इन्होंने वैसे हम लोग को डिवाइड कर ही दिया है, ठीक है, अलग अलग रीजन में, जैसे बंगाल विभाजन हुआ वहां पर हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। अब ये हिंदू और हिंदू के अंदर भी डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का रिजर्वेशन देगा तो उससे आप लोगों को ऊपर हटना चाहिए। तो अंबेडकर और गांधी जी के काफी एक लंबी जद्दोजहद चली इस चीज को लेकर, फिर अंबेडकर साहब मान गए। तो उसके बाद में फिर लगा कि हाँ संविधान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो पिछड़ी कम्युनिटी है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको काफी लंबे समय से सप्रेस किया गया, उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। तो तब जाकर संविधान के अंदर रिजर्वेशन के प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन अगर बात करूं ओबीसी के लिए, नॉर्मली एससी एसटी के लिए तो पहले यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, पर ओबीसी के लिए यहाँ पर एक मंडल कमीशन बनाया गया हमारी कंट्री में, उसके चलते रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मंडल कमीशन ने क्या बोला कि आर्टिकल 340 जो है संविधान का, वो इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो कोई ऐसा कमीशन बना सकता है। तो 1978 में उन्होंने मंडल कमीशन बना दिया कि यार जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो सोसाइटी में काफी पिछड़ी है। तो यहाँ पर इसके चलते उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि 27% जॉब में जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो ओबीसी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो मंडल कमीशन ने जो कंक्लूड किया, अप्रोक्सीमेट 52% जो ओबीसीज हैं उनको 27% जो कम से कम रिजर्वेशन आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराइए, जिसके चलते सामने निकल कर आई बातें। और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं लगभग 3743 के करीब ये हैं, और अंडर जो डिप्रेस्ड हैं यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर तो 2108 है। तो इसके चलते अगर इन कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा तो ये थोड़ी सी इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते बार बार रिजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, ओके। अब संविधान में रिजर्वेशन के बारे में कहीं मेंशन है? जी हाँ बिल्कुल मेंशन है। पार्ट 16 आप लोगों को देखने को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों रिजर्वेशन दे सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए देना है तो वो यहाँ पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, पर लेकिन आर्टिकल 15 और 14 स्टेट गवर्नमेंट के आदमी पावर देते हैं कि वो भी अपने लेवल पे कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं, पर लेकिन वो रिजर्वेशन जो ना 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते बात की जा रही है। या फिर वो कम्युनिटी रिलेटिव में आती हो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी में। नॉर्मली क्या था अभी यहाँ पर कि ये देखा गया कि जो बेसिकली मराठा कम्युनिटी है वो इस कैटेगरी में आती नहीं है, बहुत सारे लोग तो पॉलिटिक्स में हैं, बहुत सारे और भी पावरफुल लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया इसको, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 77 अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए। आर्टिकल 330 और 332 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी आप लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दे सकते हैं। पंचायती राज के अंदर और म्यूनसिपैलिटी के अंदर दे सकते हैं 243D और 233T के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 335 जो है यहाँ पर ये बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कि कैसे मेंटेन रखना है कंसिस्टेंसी, ठीक है, ताकि रिजर्वेशन घटे ना, उनको मिलता रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। तो ये कुछ बातें संविधान के अंदर भी मेंशन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो बोला गया है ये बोला गया है कि हम लोग जो रिजर्वेशन की बात करें उसमें स्टेट को भूल जाना है कंप्लीटली, बैकवर्डनेस के चलते। बैकवर्डनेस तो स्टेट ही बताएगा ना कितना है, सेंटर कहाँ से बता देगा उसको। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज है, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखिएगा। देखिए इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, और इन्फ्लेशन को आप लोग नॉर्मली जानते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है तो उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। एक किस तरीके से इन्फ्लेशन होता है, कई तरीके से इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि आप लोग बोलिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी आज उसके पास में बहुत सारे पर्टिकुलर एरिया में गांव में उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा दी गई सैलरी बेस पर, उनके पास में पैसा आ गया तो तुरंत वो पैसे को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है टाइम पर, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर मार्केट में चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर अभी हमारी कंट्री में डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सामान लाने और ले जाने का जो एरिया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा महंगा पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसको एमपीसी बोलते हैं। उसको टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है 4+-2 यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। पर लेकिन अभी कोविड-19 के चलते इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई बार सप्लाई कट हो जा रही है, कई बार मार्केट में उनको चीज़ों को बेसिकली अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, होर्डिंग लगा दी जा रही है, तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यहाँ पर ये, जिसके तहत यहाँ पर ये काम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है किसी चीज़ को तो ये मॉनेटरी के रेट के नीचे आता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दोनों का टारगेट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन महंगाई को कम करना है, सोशल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो इन्फ्लेशन के बारे में अगर पर्टिकुलरली मैं आप लोगों से बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो पावर यहाँ पर दे रखी है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 होते हैं गवर्नमेंट के, ये डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना रहना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी अभी रिसेंटली
31 मार्च को उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, 2016 में बनाई गई थी। अभी सेम टारगेट यानी कि 4 + -2 उसको दिया गया है और अभी 2026 तक का उसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो एक मोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग रखिएगा, क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, 1935 में बनाया गया था 1 अप्रैल को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया फिर 1949 में। कोलकाता था पहला हेडक्वार्टर, फिर इसका मुंबई कर दिया गया हेडक्वार्टर, आप लोगों को पता है आज के डेट में, ठीक है। तो ये शिफ्ट कर दिया गया फिर इसका मुंबई हेडक्वार्टर। पहले जो गवर्नर थे सर ओसबोरिस स्मिथ, इसके सबसे पहले गवर्नर थे, ठीक है। तो ये याद रखना। आजादी के बाद सबसे पहले गवर्नर कौन थे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को सर्च करना है, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए मेडिसिन हेजिटेंसी के बारे में बात की जा रही है। आप लोग ये समझिए कोविड-19 की दवाई मार्केट में आ गई, उसकी वजह से कुछ लोगों को ब्लैक फंगस हो गया, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरे लोग भी उस दवाई को लेने से मना कर देंगे। अब जिनको ब्लैक फंगस हुआ वो उनको हुआ, जिनको ऑलरेडी मान लीजिए कोई दूसरी बीमारी थी, उनको ऑलरेडी डायबिटीज की बीमारी थी, अब उनको ब्लैक फंगस हो गया। अब नॉर्मल इंसान भी ये दवाई लेने से मना कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल इंसान को ये दवाई कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल ही नहीं रही है। तो इसी के चलते हेजिटेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है दवाई को लेकर। तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है, मार्केट में चीजें अवेलेबल होते हुए भी उसका ढंग से यूटिलाइज न कर पाना। तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर बोली जाती है। तो इसी के चलते ये नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो देखना चाहिए। आप लोगों को पता है सेंटर को किसी और प्राइस में मिल रही है, स्टेट को किसी और प्राइस में मिले, प्राइवेट वालों को कुछ और प्राइस में मिल रही है। तो ये गलत है किसी पर्टिकुलर डिवाइस का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। बहुत सारे लोगों के माइंड में मिस इन्फॉर्मेशन होगी, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों का। तो ये सारी चीजें सेंटर को समझनी थी, पर सेंटर ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। तो इफेक्टिव पॉलिसी लेकर आनी थी, पर वो इफेक्टिव पॉलिसी लेकर यहाँ पर नहीं आए, तो दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें समझने वाली थी। अभी गांव में जो दवाइयां प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही है, सिटीज में मिल जा रही है, ये आप लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। तो किस तरीके से आप लोग इनके अंदर बैलेंस बनाकर चलिएगा, तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है कि दवाई जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग जो है उसको लेकर चिंतित हो रहे हैं, और उसके चलते भी फिर भी प्रॉपर वे में चीज़ों को आगे लेकर नहीं आया जा रहा है। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से कम उन लोगों तक प्रॉपर चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बीमार है और सहमे हुए डर में है, ताकि आगे चलकर उनका जो डर है, जो भय है, वो और ज़्यादा यहाँ पर न बढ़ जाए, ओके। इसी के बारे में जब बात आई रही है तो एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। हेल्थ जो है हमारे संविधान के अंदर 7वीं लिस्ट में जब आप लोग जाएंगे, 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं पहली लिस्ट सेंटर, दूसरी बोलते हैं स्टेट और तीसरी बोलते हैं कॉन्करेंट। सेंटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो है सेंटर के अंदर है वो सेंट्रल लॉ बनाएगा। डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज अगर निकल कर आ रही है। स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया, तो हेल्थ में ये काम करेगा स्टेट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है। हालांकि एजुकेशन सेंट्रल लिस्ट में था, पर 42 यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके चलते एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया सेंटर, वो इसीलिए लेकर आया पाया क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में था। अगर स्टेट में होता तो सेंटर वो तभी काम कर पाता जब 3-4 स्टेट आकर बोले कि यार ऐसा कुछ कर दो, वरना वो कुछ भी ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो कई सारी, जैसे मैंने कार्टून में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जहां पर जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, तो इनको कैसे सोल्यूशन करना है इसके बारे में सोचने की बात की जाती है बार बार। तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो टारगेट ये होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को इस आर्टिकल का भी दिया। हालांकि पहले ही बता चुका हूँ ये सारी बातें, पर इसलिए बता देता हूँ, देखिए यार रिविजन हो जाए। और जो भी कोई नया फर्स्ट टाइम वीडियो देखता है वो लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में न्यू मेंबर, ताकि ऐसी चीज़ें मैं फिर से रिवाइज भी कराता रहूँ आप लोगों को, और ढंग से आप लोग चीज़ों को यूटिलाइज करते रहें। पीडीएफ सारी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड किया कीजिए, एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, ओके। एक और आर्टिकल है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वो बात कर रहा है बेसिकली वर्कर्स के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लास्ट ईयर जो था वो यहाँ पर मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा दिया गया और किसी भी वर्कर कम्युनिटी को काउंट नहीं किया गया। वर्कर नॉर्मली 2 कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं फॉर्मल वर्कर, जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रॉपर सैलरी मिलती है, प्रॉपर छुट्टी मिलती है, इसी के साथ में आप लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, आप लोगों के बच्चों की, आप लोगों की पढ़ाई, सारी चीज़, वो बेसिकली उनकी बच्चों की पढ़ाई के बारे में कई बार चीज़ें मिलती हैं, हेल्थ के बारे में इंश्योरेंस, इसी के साथ में और बहुत सारी फैसिलिटी अगर कोई दिक्कत आती है तो। इसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी वाले, जिनकी रोजी रोटी डे बाई डे की धाड़ी पर चलती है, आज घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनको आज को कितनी कमाई होगी। दूसरी कैटेगरी वो होती है ओनली 9 से 10% लोग जो हैं वो फॉर्मल इसमें काम कर रहे हैं, और अगर बात करें 90 से 91% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल एरिया में काम कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई भी प्रॉपर वे में सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है अगर कल को कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो ये वर्कर फालतू में मारे जाते हैं। और जबकि किसी भी सिटीज में अगर जाएंगे जहां भी इंडस्ट्री चल रही है वो ये वर्कर ही चलाते हैं। अगर कल को किसी प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो गया तो इनकी ही सैलरी जो है वो कट की जाती है, तो वर्कर को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनकी कोई ढंग से सुनता भी नहीं है, रातों रातों काम एक्स्ट्रा
काम लिया जाता है, कई बार उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता है, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कम से कम अगर अभी पेंडेमिक चल रहा है तो इनके लिए कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आनी चाहिए, जो वर्कर है कम से कम वो जिंदा तो रह सकें, तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, वरना बहुत सारी बड़ी दिक्कत आगे निकल कर आएगी। तो इसी के चलते इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग उनके लिए लेकर आ सकते हैं, जो कि काफी जरूरी है। एक सस्ता सा हेल्थ इंश्योरेंस हालांकि हमारी कंट्री में है भी, पर लेकिन उसके बारे में कई बार अवेयरनेस नहीं होती है। एक बेसिक मिनिमम जो इनकम की स्कीम ला सकते हैं प्रॉपर कुछ इस प्रेजेंट टाइम पे, ताकि भूखमरी की वजह से किसी की जान ना जाए। तो एक ये काम आप लोग कर सकते हैं। अवेयरनेस फैलाइए इनके लिए, लोकल एरिया में काम इनके लिए दीजिए, ताकि दूसरे एरिया में ज्यादा इनको न पहुंचना पड़े। जैसे एमजी नरेगा के बारे में बात करते हैं, वो लोकल एरिया में काम देती है, ठीक है, 150 से 200 रुपए भी कई बार वहां पर मिल जाते हैं। तो उस स्कीम का दायरा बढ़ाइए और ज्यादा लोगों तक वो चीजें पहुंच सके। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो हम लोग कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चीजों को और ढंग से कवर कीजिए, ठीक है। किसी के पास में राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो उसको थोड़ा भूखा मरना देंगे, कैसे आप लोगों को बैलेंस बनाना है वो देखना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीजों को। ओके, तो ये कुछ बातें यहाँ पर की जा रही है। तो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन, तो मैत्री शक्ति के बारे में बात की थी। तो आइए इसका पर्दा उठाते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, तो फिर आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये है श्रीलंका, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया श्रीलंका। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी के साथ में देखिए, अगर कोई छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो मैंने आप लोगों को वीर तालियान वाला जो चैनल है उसमें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी। तो बेसिक कुछ चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। और PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और बाकी सब सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आवाज़ का मैंने बता दिया आप लोग क्यों थोड़ी कम आ रही थी, कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, बस आप लोगों को काम मैनेज करना है, काम नहीं रुकना चाहिए। मुझे बेसिकली माइंड में वही रहता है कि जिंदगी में कुछ भी होता रहे, बस काम नहीं रुकना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाती है। तो उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। तो आप भी अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।